बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 49 आज हमने स्टार्ट करना है। 48 प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने छोटे से टॉपिक पढ़े थे। एक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी, और इसके अलावा जो है एक प्रिंसिपल पढ़ा था जो मैंने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, आ भी सकता है, छोटा सा है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो वो था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी लेंथी भी है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है और है सारी कैलकुलेशन और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और प्रैक्टिस से ही आपको ये याद होगा, अदरवाइज। क्या नाम है टॉपिक का? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होता है टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। जब हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं तो एक्चुअली डिफरेंस ले रहे होते हैं दो पॉइंट के दरमियान, और दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होंगे। एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है फील्ड के अंदर एक पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट पे जहां हमें वैल्यू मालूम करनी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, वो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी। डिफरेंस में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहना चाहिए, हम इन शॉर्ट पोटेंशियल एनर्जी कह रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है किसी एक पॉइंट पर एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो जाहिर है पॉइंट तो दो ही होते हैं, फर्क यह है दोनों पॉइंट अगर फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक पॉइंट फील्ड में है और एक पॉइंट फील्ड से फिर बाहर होना चाहिए, ठीक है, यानी इन्फिनिटी पे होना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब फील्ड से बाहर, तो इसको फिर क्या नाम देंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो है तो ये एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी इसमें हमें काम ही करना होगा, लेकिन कौन सा काम करना होगा जरा देखिए डेफिनेशन में। ये मैं बना रहा हूं अर्थ, डेफिनेशन मैं यहां बनाता हूं, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये फर्ज करें अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ O। मैं इसको रेफरेंस लाइन का नाम देने जा रहा हूं। रेफरेंस लाइन से मुराद है जो भी मैं फासलों की पैमाइशें करूंगा वो इस सेंटर के लिहाज से करूंगा, ठीक है। और ये है अर्थ का रेडियस R, रेडियस ऑफ अर्थ। फर्ज करें जिस्म यहां पे है, यहां पे कोई पोजीशन है, इस पोजीशन पे जमीन के फील्ड के अंदर है। मैं यहां से जिस्म को उठाता हूं और उठा के कहां ले जाता हूं? जमीन के फील्ड से बाहर। ये आउट ऑफ फील्ड है, तो जाहिर है इसको उठाने के लिए इस पॉइंट से जमीन के फील्ड से बाहर ले जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम होगा, जो जिस्म को जमीन के फील्ड के किसी खास पॉइंट से या जमीन की सतह से उठा के आप कहां ले जाते हैं? इन्फिनिटी पे ले जाते हैं या फील्ड से बाहर ले जाते हैं, इस काम को कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो तारीफ होगी इसकी डेफिनेशन। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी absolute potential energy at a certain point, at a certain point in gravitational field, यानी ग्रेविटेशनल के फील्ड के किसी खास पॉइंट में जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो बता रहा हूं क्या है। is the amount of work done, क्या होता है ये? वर्क की मिकदार। कौन सा वर्क? इन डिस्प्लेसिंग या कैरिंग, जो भी लिखना चाहें, डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम that point to infinity, उस पॉइंट से कहां ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा?
इंफिनिटी तक ले जाने के लिए। बट एक कंडीशन है, बट कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जब जिस्म को लेके जा रहे हो तो उसे किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में। यह है भी तारीफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। दोबारा देखें, मैंने कहा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। मसलन इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद होगा? इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से मुराद है कि आपको काम करना है उस जिस्म को इस पॉइंट से उठाने के लिए, उठा के कहां ले जाने के लिए? इंफिनिटी, जमीन के फील्ड से बाहर। इंफिनिटी का मतलब फील्ड से बाहर, आउट ऑफ ग्रेविटी। तो जो काम आपको करना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक, उस काम को, उस वर्क को क्या नाम दिया जाएगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। फार्मूला जो हमने यहां डिराइव करना है, इसका फार्मूला है भाई U बराबर है, U से जाहिर करेंगे एब्सोल्यूट, माइनस जी एम ओवर आर। अब इसमें चीजें सुन लें, कौन सी चीज क्या है? G जो है, बड़ा G, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको पता है, 9th में पढ़ा हुआ है। इसकी कीमत भी आपको शायद याद हो, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और बड़ा M ये जमीन का मास है, छोटा m ये उस जिस्म का मास है जिसे उठा के ले जा रहे हैं। और स्मॉल r जो है, स्मॉल r ये डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस? जरा सुनिएगा, ये स्मॉल r डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट पॉइंट जहां पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर रहे हैं एब्सोल्यूट। मसलन यहां मालूम कर रहे हैं तो सेंटर से लेकर यहां तक जो फासला है, दिस इज r, स्मॉल r। तो स्मॉल r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू वो जो सर्टेन पॉइंट है, खास पॉइंट है, वहां तक। तो भाई ये फार्मूला हमें डिराइव करना है इस टॉपिक के अंदर। मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, एक्सप्लेनेशन। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि करना क्या है, काम मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। कहां से? ये इस पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक जो करना पड़ा काम। अब यहां पे देखें, क्योंकि यहां जब जिस्म को उठाते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं, तो हमें पता है फोर्स वेरी करती है, फोर्स तब्दील होती है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होती है, मतलब चेंज हो रही है। इसका मतलब यहां जो वर्क डन है बाय वेरिएबल फोर्स है। और वो मैंने समझाया था आपको कि अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ रहा हो तो पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दो, इतने स्मॉल के हर पैच में फोर्स क्या रहे? कांस्टेंट। तो ऐसा ही मैं करने जा रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। हाँ भी, मैं डिवाइड कर रहा हूं। स्टेप नंबर 1 जहां पे मालूम करना है, इसको 1 का नाम दे दिया। और ये स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 3 और अप टू फर्ज करें कहां तक ले गए? n तक। एक से उठाया और कहां ले गए? n तक। एक वो पॉइंट है जहां मालूम कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और n वो पॉइंट है जो फील्ड से बाहर है। अभी हम नहीं कह रहे फील्ड से बाहर है, अभी हम कह रहे हैं n है। आखिर में जाके कैलकुलेशन में कहेंगे कि n इंफिनिटी पे है, मतलब फील्ड से बाहर है। n की जगह इंफिनिटी आखिर में पुट करेंगे, फिलहाल हम n कह देते हैं। अब लेट्स से पोजीशन 1 का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला, जमीन के मरकज से फासला, मैंने पहले कहा था सारे फासलों की पैमाइशें कहां से करनी है? सेंटर ऑफ अर्थ से, r1 है। और पोजीशन 2 का सेंटर ऑफ अर्थ से फासला, इसको मैं नाम दे रहा हूं r2 का, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो फासला बन रहा है पोजीशन 1 से पोजीशन 2, इसको मैं नाम दूंगा डेल्टा r, और डेल्टा r बराबर है r2 माइनस r1। चेंज इन पोजीशन r2 माइनस r1, ज्यादा में से कम को नफी कर लें। एक और पॉइंट मैं अपनी तरफ से फर्ज करने लगा हूं, इसलिए 3 का r3 हो जाएगा, 4 का r4, n का rn हो जाएगा, वो आप याद कर लें।
इन दोनों का मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, इसका जमीन के सेंटर से फासला जो मैं लेने जा रहा हूं वो मैं लेने जा रहा हूं कौन सा भाई, इसको मैं नाम दे रहा हूं सिंपली आर का। और आर बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड में दरमियान वाले पॉइंट के लिए आपको लेनी होती है औसत। औसत कैसे ली जाती है, R1 जमा R2 बटे क्या आ जाएगा 2। ये डायग्राम मुकम्मल। फिर से देखें, डायग्राम में मैंने अर्थ बनाया, रेफरेंस पॉइंट मैंने सेंटर को ले लिया, सारे फासले मैंने सेंटर के लिहाज से पैमाइश करने हैं। मैंने कहा कि पोजीशन 1 से मैंने ले जाना है पोजीशन n पे, तो टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो मैंने उसके टुकड़े कर दिए। पोजीशन 1 का फासला R1, पोजीशन 2 का R2, 1 और 2 के दरमियान फासला डेल्टा R विच इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो R है। R किसके बराबर है, R1 प्लस R2। तो आइए हम वर्क मालूम करते हैं, पहले 1 से 2 तक, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 अप टू सो ऑन। तो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्क डन कहां से कहां भाई, 1 से 2, मैं लिखने लगा हूं यहां। वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 किसके बराबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, ये पढ़ा हुआ है। वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसको ओपन करें, ये बन जाएगा फोर्स डेल्टा आर कॉज थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब यहां जो हम फोर्स ले रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां होती है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और हम कहां ले जा रहे हैं, ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अब आप सोच रहे होंगे फोर्स तो वो है जो हम उठा के ले जा रहे हैं, हम तो ऊपर उठा के ले जा रहे हैं, फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन मैंने डेफिनेशन में लिखा था कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि जिस्म को इक्विलिब्रियम में रखने से मुराद, जब जिस्म को उठा के ले जा रहे हो, उठाने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, वो कह रहा है कि ऊपर उतना फोर्स लगाओ जो हम लगा रहे हैं, उतना लगाओ जितना नीचे है, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब नीचे वाली फोर्स ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर हम लगा रहे हैं, मतलब हम उतना फोर्स लगाएं जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये लाजमी है कि हम उतना फोर्स लगाएंगे हर पॉइंट पे जितना उसका वजन है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो इसीलिए हम अपनी फोर्स की कीमत पुट करने के बजाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कीमत पुट करेंगे। तो इसलिए यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेंगे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर। तो जाविया बन जाएगा 180 डिग्री, काज 180 -1 होता है, तो वर्क डन फ्रॉम टेकिंग बॉडी पोजीशन 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डेल्टा आर। इसको अब इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसमें एफ क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, एज ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है G m1 की जगह जिस्म, m2 की जगह जमीन, बटे आर स्क्वायर, एंड डेल्टा आर दिया हुआ है R2 माइनस R1। पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज W1 से 2 तक माइनस F की जगह G m बटे आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। ये डॉट नहीं है, ज़र्ब है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको क्यों रोका है यहां पे, ये फोर्स की कीमत आपने 9th में पढ़ी हुई है, ये याद होगा। F बराबर है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, याद है, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। यहां इसलिए रोका है क्योंकि R की कीमत ये है, R1 जमा R2 बटे 2 का मुरब्बा लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। पहले मैं इसको मुख्तसर कर लेता हूं, आर स्क्वायर मालूम कर लेता हूं, ठीक है। बेशक आप यहां पे हेडिंग दे दें छोटी सी, डिटर्मिनेशन ऑफ आर स्क्वायर। वो कैसे मालूम करेंगे,
आपकी बुक के अंदर लेंथी प्रोसेस है, मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको, ये फिक्रे याद करने हो गया है उसके लिए। इफ पोजीशन 1 and 2 आर वेरी क्लोज, अगर पोजीशन 1 और 2 बहुत करीब हैं तो मैथमेटिक्स कहती है, अरिथमेटिक मीन, जो मैथ पढ़ रहे हैं उसके लिए आसान रहेगा, बाकी बायो वाले याद कर लेंगे। अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन के। कब? जब दो पोजीशंस बराबर हों। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मैथ के अंदर दोनों पोजीशन के फासलों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, और ज्योमेट्रिक मीन का दोनों पोजीशन के फासलों को ज़र्ब दे के जज़ा लेना होता है। अब R1 जमा R2 बटे 2, ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम किसके बराबर है? R के बराबर है। तो यहां मैं लिख दूंगा R इज इक्वल टू R1 R2 का जज़ा। मुझे R का स्क्वायर चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हाँ जी, दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं तो R का स्क्वायर बराबर आ जाएगा R1 R2, पुटिंग यही कीमत इन इक्वेशन 2। चलें भाई 2 में पुट करें, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज W1 से 2 तक बराबर आ जाएगा माइनस GMM बटे R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? R1 R2 इनटू R2 माइनस R1। अब ये बटे के नीचे अंदर ले जाएंगे, बटे के नीचे रहेगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो भाई वर्क डन इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 माइनस GMM इनटू कर रहा हूं R2 बटे R1 R2 माइनस R1 बटे R1 R2, यानी अंदर ले गया इसको R1 R2, R2 R2 से कैंसिल, R1 R1 से। तो भाई वर्क डन इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये है भाई वर्क डन जब बॉडी को आप अभी सिर्फ पोजीशन 1 से 2 ले गए। अब कहां से कहां ले जाएंगे? 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अप टू कहां तक ले जाना है? n तक। तो इसका मतलब दोबारा तो कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होगी, अंदाजा ही लगाना होगा। मसलन 1 से 2 है, g तो सब में आएगा, छोटा m बड़ा m ये सब में आएगा। फर्क कहां आ रहा है? यहां R1 है क्योंकि 1 पहले है, फिर R2 है 2, यानी अगर यहां 2 से 3 होता तो यहां 2 माइनस 3 आ जाता, 3 से 4 होता 3 माइनस 4 आ जाता। तो इसी तरह सिमिलरली करके आगे लिख लें आप। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 माइनस GMM 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R3, ठीक है भाई। तो 3 से 4 आ जाएगा माइनस GMM 1 बाय R3 माइनस 1 बाय R4 अप टू कहां तक जाना है भाई? n तक। अब n से पहले भी तो कोई नंबर होगा, n से पहले नंबर कैसे पता चलेगा? आखिरी नंबर अगर 10 हो, 10 से पहले कौन सा आएगा? 9 आएगा, मानते हैं? तो कैसे आएगा 9? 10 नफी 1। इसी तरह आखिरी नंबर अगर n है, n से पहले जो नंबर होगा वो n नफी 1 होगा। इसका मतलब हमारा जो वर्क आखिरी स्टेप के लिए होगा वो n-1 से लेकर n तक होगा, विच इज इक्वल टू माइनस GMM 1 बाय Rn-1 माइनस 1 बाय Rn। लो भाई, हर स्टेप के लिए अलग अलग से वर्क निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, हाँ जी, टोटल वर्क कैसे निकालें? टोटल वर्क डन बराबर है 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस अप टू
n-1 से लेकर n तक, इनको जमा करेंगे ये टोटल वर्क हो जाएगा। कीमतें पुट करें, टोटल वर्क डन। मैं यहां एक डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूं, अगर आपको समझ आ जाए। हर स्टेप के लिए जो वर्क आ रहा है उसमें नफी GMM तो आ रहा है कॉमन, मतलब सेम आ रहा है, तो इसलिए हर टर्म में अलग अलग लिखने की बजाय हम इसको कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या? माइनस को, G को, छोटे m को, बड़े m को। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 से 2 ये तो कॉमन आ गया, बाकी 1/R1 माइनस 1/R2 बचा, 1/R1 माइनस 1/R2, आगे प्लस लिखा हुआ है। अब 2 से 3 का, 2 से 3 माइनस GMM तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा? 1/R2 माइनस 1/R3, 1/R2 माइनस 1/R3। इसी तरह अप टू कहां तक चले जाएंगे? Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn। ये है भाई टोटल वर्क डन। अब इसमें अगर आप गौर से देखें, नफी R2 जमा R2, नफी R3 जमा R3, तो दरमियान वाली सारी रकमें आपस में कैंसल आउट, जमा नफी हो गए कैंसल आउट, सिर्फ बचेगी तो पहली और आखिरी। पहली और आखिरी क्यों बची? क्योंकि ये वर्क है 1 से लेकर n तक, तो 1 वाला बचेगा और कौन सा बचना चाहिए? n वाला बचना चाहिए। तो टोटल वर्क डन भी निकल आया माइनस GMM 1/R1 माइनस 1/Rn, ये है टोटल वर्क डन। अब एज n जो है ये तो इंफिनिटी पे है, दिस इंप्लाइज Rn भी क्या होगा? इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे वर्क डन टोटल, अगर दूसरा पॉइंट इंफिनिटी पे हो तो ये क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी टोटल वर्क की जगह U आ जाएगा। पुट करें, दिस इंप्लाइज टोटल वर्क की जगह U माइनस GMM 1/Rn माइनस 1/इंफिनिटी, Rn की जगह इंफिनिटी हो गया। 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो माइनस GMM 1/R1 माइनस 0, तो भाई U1 कह दें बेशक इसको, क्योंकि पोजीशन 1 पे निकाल रहे हैं। माइनस GMM ओवर क्या हो जाएगा? R1। यह है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1। अगर सरफेस पे होगी, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस GMM बटे कैपिटल R आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस का जमीन के सेंटर से फासला वो क्या बनता है? कैपिटल R। 1 का जमीन के सेंटर से फासला R1, इसलिए R1 आएगा। यानी जिस पॉइंट पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट का सेंटर से फासला पे तकसीम कर देना है माइनस GMM को। तो ये अभी फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? किसी भी पोजीशन के लिए फिर आ जाएगा माइनस GMM बटे R आ जाएगा। ये है जनरल फार्मूला। जनरल से मुराद किसी भी पोजीशन के लिए, वो 1 के लिए फिक्स था, ये जमीन की सतह के लिए फिक्स था, ये किसी भी पोजीशन के लिए R की कीमत पुट करेंगे। आखिर में एक पैराग्राफ बताया गया है कि U और R का यानी फासले का आपस में बजायर फार्मूले की मदद से इनवर्स ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले कौन सा साइन आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव उसको उलट कर देगा, यानी डायरेक्ट कह दें एक तरह से। मतलब जैसे जैसे फासला बढ़ेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं बल्कि बढ़ेगी, या यूं एक्सप्लेन किया गया है। आप जरा देखिएगा इसको, जब R की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा फैक्टर कम होगा। देखें, चले मैं इस तरह बताता हूं। एक बटे 10 है, अब बटे के नीचे मैं वैल्यू बढ़ा देता हूं, 1/100 कर देता हूं। 1/10 के जवाब 0.1 आता है, लेकिन 1/100 का 0.0001 आता है। इसका मतलब यह है कि बटे के नीचे जब कीमत बढ़ती है तो ओवरऑल कीमत कम होती है,
जब बढ़ेगी नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी। कम होने से मुराद उससे पहले नफी है, यानी लेस नेगेटिव होगी। GMM ओवर R, R के बढ़ने से लेस नेगेटिव होगी। लेस नेगेटिव का मतलब है U की वैल्यू का इंक्रीज होना। मसलन आप ये कहते हैं कि नफी 3 है, नफी 2 है, नफी 1 है, ये वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है, यानी नेगेटिव में कम हो रही है। तो नेगेटिव में कम होने से मुराद बढ़ना, यानी कम नेगेटिव होना। कम नेगेटिव होने से मुराद पॉजिटिव की तरफ जाना, यानी इंक्रीज होना। तो व्हेन R इंक्रीजेस दिस फैक्टर बिकम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू, ये लेस नेगेटिव होने की वजह से U की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो वैसे भी याद कर सकते हैं, ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि R के बढ़ने से U की वैल्यू बढ़ेगी। ये था इसका जवाब। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक। देखा लेंथी है टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।